अब देखिए हम लोग इस वीडियो में कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल सेलेक्टेड करेंगे, है ना। तो अब समझिए पहला न्यूमेरिकल है जो कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे बेस्ड है ना। थोड़ा सिंपल लगा इसलिए पहला न्यूमेरिकल इसी को करा रहे हैं। देखिए एक क्वेश्चन है, रफली लिखा हुआ है कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ 4 kg ऑब्जेक्ट व्हेन वेलोसिटी ऑफ 2 kg इज 4 मीटर पर सेकेंड। और कह रहा है कि एंड इनिशियली दे आर रिलीज फ्रॉम रेस्ट। ये देखो शुरुआत की बात है कि एक ऑब्जेक्ट 2 kg का है जिस पर मान लेते हैं 2 कूलम चार्ज है, और एक ऑब्जेक्ट जो है 4 kg का है ना। एक ऑब्जेक्ट 4 kg का है, उसके ऊपर +3 कूलम क्या है, चार्ज है ना। इनिशियली ये रेस्ट में है, तो इनिशियली अगर ये रेस्ट में है तो इसका भी वेलोसिटी 0 होगा, इसका भी वेलोसिटी 0 होगा। अब देखिए ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इसको रिपेल करेगा इधर की ओर, ये इसको रिपेल करेगा इधर की ओर। तो जब ये कोई एक ऐसा इंस्टेंट था कि रिपेल किया, ये 2 kg वाला बॉडी इधर चलने लगा, तो देखा गया कि ये 4 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। तो आपसे सवाल कर दिया कि ये 4 kg वाला ऑब्जेक्ट इधर कितना वेलोसिटी से चलेगा। तो इस ऐसे क्वेश्चन में क्या लग रहा है आपको, है ना। सबसे पहले देखिए इसका सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे देखना हम लोग ये चाह रहे हैं कि बाहर का कोई फोर्स लग रहा है, यहाँ पे F एक्सटर्नल तो 0 है। अगर F एक्सटर्नल 0 है तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि वी कैन अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी कि इसका सिस्टम का, पूरे सिस्टम का क्या चीज, मोमेंटम क्या है, कंजर्व्ड। कंजर्व्ड मतलब जो शुरुआत में है वही बाद में भी होगा, यानी कि इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम। देखो हम हर बार सिस्टम लिख रहे हैं, यहाँ पे सिस्टम में 2 पार्टिकल है, एक 4 kg वाला ऑब्जेक्ट और एक 2 kg वाला। तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम वो बराबर होगा फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम। अब देखिए चूंकि मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है तो थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा डायरेक्शन का भी। हम यहीं पे बता देते हैं कि इधर वाले डायरेक्शन को हम प्लस मान लें और इधर वाले डायरेक्शन को माइनस मान लें, है ना। इतना बात समझ में आया। थोड़ा सा बोर्ड पे जगह कम है इसलिए थोड़ा सा इसको इरेज कर देते हैं और बाकी हम लोग न्यूमेरिकल को सिंपल वे में सॉल्व करेंगे। देखिए अब क्या होने वाला है। अब देखिए क्या है, इनिशियल मोमेंटम जो था सिस्टम का वो कितना है आप लिख के बताओ। तो मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो इसका इनिशियल में मास कितना था, 2 kg, और उसका वेलोसिटी भी 0, प्लस इधर का मास कितना था, 4 kg, और इसका भी वेलोसिटी 0 था। इज इक्वल टू, ये इनिशियल मोमेंटम सिस्टम का हो गया फाइनल मोमेंटम। और यही ध्यान रखना है कि इधर वाले को प्लस लेना है, इधर वाले को माइनस, वेलोसिटी जो वेक्टर ऑपरेशन में। तो अब देखिए बराबर हो गया, फाइनल मोमेंटम लिखिए। तो इसका मास हो गया 2 kg, और वेलोसिटी कितना है, 4 मीटर पर सेकेंड इधर। तो हम -4 लगा करके लिख देंगे। 4 मीटर पर सेकेंड है तो लगा सकते हो -4 मीटर पर सेकेंड, प्लस और क्या है जी, इधर का कहाँ कितना था, मास 4 kg, और वेलोसिटी कितना इधर मान लिए हैं v, तो v लिख देंगे। अब देखिए क्या होता है, इधर का तो पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, -8 हो गया ना, -8 और प्लस इधर हो गया 4 4v। तो बताइए v यहाँ से आप लिख सकते हो 4v इज इक्वल टू 8, इसलिए v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कट जाएगा तो 2 मीटर पर सेकेंड। और देखो ये वैल्यू पॉजिटिव में आया, इसका मतलब ये इधर चल रहा है। मेरा जिस तरफ हम डायरेक्शन माने थे वो बिल्कुल सही है, किसके साथ, क्वेश्चन के साथ, यानी आंसर के साथ, है ना। बात समझ में आ गया, है ना। इसमें लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन था, इनिशियल मोमेंटम निकालें, फाइनल मोमेंटम निकालें, दोनों को इक्वेट कर दिए। शुरू में तो सबका 0 था वेलोसिटी, इसलिए पूरा मोमेंटम इनिशियल का 0 हो गया। बाद में जो है वेलोसिटी एक का 4 था तो माइनस इसलिए लगाएं क्योंकि एक इधर चल रहा था और इधर वाले को हम माइनस मान चुके हैं। आप चाहो तो प्लस भी मान सकते हो क्योंकि साइन तो कन्वेंशन होता है ना, माना हुआ चीज होता है। और इधर वाले को प्लस मान लिए तो इसलिए इसके आगे प्लस लगा करके, तो v का आपका आंसर आ गया कितना, 2 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बताते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि कह रहा है इस क्वेश्चन में कि फाइंड द वैल्यू ऑफ मिनिमम पॉसिबल फोर्स, मतलब सबसे कितना मिनिमम पॉसिबल फोर्स है
बिटवीन टू चार्जेस, दो चार्ज के बीच में, विच आर केप्ट एट सेपरेशन ऑफ 1 मीटर इन वैक्यूम, मतलब दो चार्ज रखा गया है वैक्यूम में 1 मीटर की दूरी पे, तो उस दोनों चार्ज में मिनिमम सबसे कम फोर्स कितना लगेगा। तो देखिए इसका सॉल्यूशन करते हैं, है ना। मान लीजिए कि एक चार्ज का अमाउंट Q1 है और दूसरा चार्ज का अमाउंट Q2 है और दोनों के बीच का दूरी 1 मीटर, और ये कहाँ रखा गया है, वैक्यूम में रखा गया है। इतना तो बात समझ में आया। तो अब बताइए कि इसमें फोर्स का वैल्यू कितना होगा। तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं, और क्या चीज Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, यही ना फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला से क्या लिखोगे, इतना के जगह पे SI यूनिट में अगर बात करें तो 9 × 10⁹ लिख देंगे, और हो जाएगा Q1 Q2 बाई R स्क्वायर के जगह पे 1 मीटर का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, यानी कि फॉर्मूला आपका क्या आ गया, ये सॉरी फोर्स का वैल्यू कितना आ गया, 9 × 10⁹ Q1 Q2। ये हमारे पास एक इक्वेशन आया। अब ये क्या कह रहा है कि मिनिमम पॉसिबल, देखो यहाँ क्वेश्चन को पढ़िए, फाइंड द वैल्यू ऑफ मिनिमम पॉसिबल, है ना, मिनिमम पॉसिबल फोर्स का। तो देखो अभी तो ये 4, ये तो देखो कांस्टेंट है, 9 × 10⁹ कांस्टेंट है, ना तो इसको बढ़ा सकते हैं ना तो घटा सकते हैं, है ना। तो 4, अब हम यहाँ पे दिमाग लगाएंगे कि F मिनिमम के लिए, है ना, F मिनिमम के लिए हमको डिपेंड करना पड़ेगा Q1 एंड Q2 पे। तो अब बताइए कि Q1 और Q2 चार्ज है, तो चार्ज का मिनिमम पॉसिबल वैल्यू कितना होता है जो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करे। तो सवाल का जवाब आएगा कि वो एलिमेंट्री चार्ज होता है, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, या प्रोटॉन पे कह सकते हैं। तो आप एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज है वही मिनिमम चार्ज का वैल्यू है ना, जो कि फ्री एग्जिस्ट करता है। आप खुद सोचिए कि 4F मिनिमम, अगर फोर्स मिनिमम हमें चाहिए तो Q1 और Q2 का प्रोडक्ट भी आना चाहिए, क्या चीज, मिनिमम आना चाहिए। तो Q1 और Q2 का प्रोडक्ट तभी मिनिमम आएगा जब ये भी छोटा लेंगे सबसे और ये भी सबसे छोटा लेंगे। तो सबसे छोटा जो है Q1 बराबर Q2 हम ले लेंगे एलिमेंट्री चार्ज, है ना, दैट इज कितना 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो आपका जो फोर्स का वैल्यू आ जाएगा वो मिनिमम हो जाएगा, और वो कितना होगा, तो 9 × 10⁹, और Q1 के जगह पे भी एलिमेंट्री चार्ज और Q2 के जगह पे भी एलिमेंट्री चार्ज, दैट इज F मिनिमम। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा 9 × 10⁹, और इधर हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19 पे होल स्क्वायर। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को समझिए। देखिए चार्ज के बारे में कुछ नहीं कहा था, है ना, ये बता दिया था कि दो चार्ज है और उसके बीच की दूरी इतना है, यानी 1 मीटर, और वो चार्ज रखा गया है वैक्यूम में। आपसे कह रहा है कि ये दोनों के बीच मिनिमम फोर्स का पॉसिबल वैल्यू निकालिए, मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ फोर्स निकालिए, है ना। तो यहाँ तक हम सही किए, यहाँ तक पहुँच गए। अब मेरे दिमाग में ये बात आ रहा है कि इसको तो बदल नहीं सकते हैं, ये ना तो बढ़ा सकते हैं इसको, ना तो घटा सकते हैं, ये कांस्टेंट है। तो फोर्स का वैल्यू मिनिमम चाहिए, और Q1 Q2 इसके साथ डायरेक्टली रिश्ता रख रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है। इसका मतलब Q1 का भी मिनिमम वैल्यू खोजना पड़ेगा और Q2 का भी मिनिमम वैल्यू खोजना पड़ेगा, ताकि दोनों का प्रोडक्ट मिनिमम आ जाए, और दोनों का प्रोडक्ट मिनिमम आएगा तो ऑटोमेटिकली फोर्स मिनिमम आ जाएगा। वही चीज हम लिखें कि 4F मिनिमम, Q1 Q2 को मिनिमम होना पड़ेगा। तो हम जानते हैं कि इस दुनिया में, जो इस नेचर में, है ना, मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ चार्ज जो होता है उसको तो एलिमेंट्री चार्ज बोलते हैं, दैट इज हम E लिख दिए, यानी चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, और उस तरह से हम वैल्यू निकाल लेंगे इसको सॉल्व करके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिए हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है ना, इसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, है ना, पॉज करके, उसके बाद वीडियो को आगे बढ़ाइएगा आप। चलिए अब देखिए इसको और समझिए क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना, कि फोर्स बिटवीन टू आइडेंटिकल पॉइंट चार्ज इज F। नहीं पता है कितना चार्ज है, तो मान लेते हैं कि एक चार्ज Q है तो दूसरा भी Q होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि आइडेंटिकल बोल रहा है, एक जैसा, मतलब मैग्नीट्यूड भी सेम और
उसका नेचर भी सेम। तो एक मान लीजिए चार्ज Q है, दूसरा भी चार्ज Q है, ठीक है, और दो आइडेंटिकल चार्ज है और दोनों के बीच का दूरी मान लो नहीं कुछ दिया हुआ है तो R मान लो, और ये इस पर इधर फोर्स लगा रहा है, ये इस पर इधर लगा रहा है, दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल है और वो फोर्स का वैल्यू कितना दिया हुआ है F। आपको पता है कूलम्स लॉ से कितना होगा, तो C डैश Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, यानी कह सकते हो कि F का जो वैल्यू होगा वो C डैश Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। ये पहला इक्वेशन मान लो, ठीक। आगे ये डाटा तो उस क्वेश्चन से ही मिला है, कैसे, तो फोर्स बिटवीन टू आइडेंटिकल पॉइंट चार्ज इज F। तो दो आइडेंटिकल चार्ज ले लिए R डिस्टेंस पे, उसका फोर्स निकालने का तरीका इतना है, वो फोर्स का वैल्यू को मान लिया गया F, यानी क्वेश्चन माने क्या है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक। अब क्या कह रहा है, नाउ अब सेकेंड स्टेप में बात करेंगे। कहता है कि कहाँ गया जी, है ना, कि इफ द वैल्यू ऑफ वन ऑफ द चार्ज इज इंक्रीज्ड बाई 50%, मतलब किसी एक चार्ज का वैल्यू जितना पहले था उसका 50% इंक्रीज कर दो, किसी एक चार्ज का, या तो इसका या तो इसका। तो देखो तो क्या है बात, Q है चार्ज, तो Q का 50% कितना होता है, Q का 50% मतलब आधा हो जाएगा, दैट इज Q बाई 2। तो किसी एक चार्ज का, तो हम क्या करते हैं, इसको छोड़ देते हैं और ये चार्ज जो Q था उसका उस पर हम बढ़ा देते हैं 50%, तो Q बटा 2 ऐड कर देंगे, है ना, बाकी डिस्टेंस वगैरह सब सेम रहेगा, दैट इज कितना आ गया Q, और इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा जी, यानी 3 बटा 2, 2 एक 3, 3 Q बाई 2 आ जाएगा, और ये R। तब आपसे क्या पूछ रहा है, और देखिए क्या ये भी लिख दिया, एंड डिस्टेंस बिटवीन देम रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब पहले जितना लिए थे उतना अब भी है। कहता है देन फाइंड फोर्स बिटवीन चार्ज पार्टिकल, अब ये दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच कितना फोर्स होगा नया वाला, वो निकालने के लिए कह रहा है। तो इसको F डैश मान लेते हैं, तो F डैश बराबर क्या हो जाएगा, F डैश बराबर हो जाएगा वही फॉर्मूला C डैश Q1 Q2 का वैल्यू तब ये हो गया डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, है ना, तो यानी कि F डैश बराबर आ गया, इसको कितना 3/2 इधर कर लेते हैं, इधर आ जाएगा C डैश Q स्क्वायर बटा R स्क्वायर। अब देखिए एक बात और है, इसको पहचानिए थोड़ा सा, है ना, इस इक्वेशन को जो 1 माने हैं तो इसका वैल्यू तो आप रख सकते हैं ना कि F डैश का जो वैल्यू आएगा वो 3/2 है, इसके जगह पे F रख दीजिएगा, तो यही आंसर आपका हो गया, है ना, कि F डैश का वैल्यू जो है वो जो F था उसका 3/2 टाइम्स है। नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। उसी के ऊपर बेस्ड है ना, ये भी क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा इसको चेंज कर दिया गया है ना। क्या कह रहा है क्वेश्चन की, फोर्स बिटवीन टू आइडेंटिकल पॉइंट चार्ज इज F, मतलब ठीक उसी तरह से कि दो आइडेंटिकल चार्ज है, मान लेते हैं कि R डिस्टेंस पे रखा गया है, तो उसके बीच का फोर्स जो है वो कितना मान लिया है, दिया हुआ F, तो इतना तो लिखने के लिए आ गया आपको। उसके बाद क्या कह रहा है, यहाँ से देखो क्वेश्चन चेंज हो गया है, इफ 50% ऑफ चार्ज गेट ट्रांसफर्ड, मतलब एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, फ्रॉम वन टू अनदर एंड सेपरेशन रिमेन कांस्टेंट, तब कह रहा है कि नया फोर्स बताइए। यानी अब सवाल क्या है ये अच्छा से समझिए कि इतना तो दिया हुआ था, यहाँ तक पहुँच गए, अब ये क्या कह रहा है नाउ, है ना, कि अब 50% चार्ज एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो गया, तो Q का 50% निकाले थे Q बाई 2, तो इस Q का मान लेते हैं 50% ट्रांसफर हो गया इधर, तो यहाँ बच गया कितना Q बाई 2, और यहाँ तो Q था ही, और ये इसका आधा Q बाई 2 इसमें आगे शामिल हो गया। तो अब देखो, और सेपरेशन तो सेम है, दैट इज इधर Q बाई 2 और सेपरेशन R, इधर कितना हो गया 3Q बाई 2। अब आप फोर्स का वैल्यू निकाल दीजिए ठीक उसी तरह से, कैसे, तो मान लेते हैं अब तो फोर्स चेंज हो जाएगा ना, F डैश बराबर क्या लिखेंगे C डैश Q1, अब Q1 के जगह ये, Q2 के जगह कितना 3Q बटा 2 और डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। तो आप सॉल्व करते जाओ, कितना आ जाता है जी, C डैश पहले करते हैं ना, ये 3/4 को बाहर निकाल लो,
सी डैश हो गया क्यू स्क्वायर बटा आर स्क्वायर, इसको पहचानो यहाँ से। अब जा करके एफ डैश का वैल्यू 3/4 एफ, यही आपका आंसर हो जाएगा, नोट कर लेंगे। ध्यान दीजिए, अब एक क्वेश्चन और है ना, इसको भी हम लोग अच्छा से सॉल्यूशन करते हैं। पहले आप ट्राई कीजिए, उसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा। बात ऐसा है कि इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस एट डिस्टेंस आर इन एयर इज एफ। इतना तक समझ में आया है ना। कहीं भी चार्ज के बारे में नहीं दिया है ना, तो डिस्टेंस के बारे में तो मान लेते हैं, सब चीज मानना पड़ेगा है ना, कि एक चार्ज Q1 है और एक चार्ज Q2 है, और फिलहाल दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो R है, और ये बात चल रहा है एयर में या कह ले फ्री स्पेस में, तो इसका परमिटिविटी एप्सिलॉन नोट लिखना होता है। तो उसका फोर्स का वैल्यू कह रहा है कि F दिया हुआ है, तो F लिख लेंगे। लेकिन हमको तो नॉलेज में है ना कि कूलम्स लॉ से इसको कितना लिखना पड़ेगा, दैट इज C डैश Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब बात एयर का हो तो लगा सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, और कितना Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये इक्वेशन हमारा पहला हो गया, प्रथम व्यू से ये पता चला है ना। अब क्या कह रहा है कि इफ वी प्लेस्ड देम इन अ मीडियम ऑफ डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर। देखो, रिलेटिव परमिटिविटी का दूसरा नाम डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। अब इस चार्ज को उठा करके किसी एक दूसरे मीडियम में रखा गया जिसका कि रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर दिया हुआ है ना, तो पक्का फोर्स का वैल्यू कम ज्यादा होगा। तो देखिए आगे क्या कहता है, देन फाइंड द रिक्वायर्ड सेपरेशन टू मेंटेन इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन देम। अब क्या कह रहा है कि जब उसमें रख दिए उसके बावजूद ऐसा आप आर में चेंज कीजिए ताकि अभी का फोर्स, यानी कि जब एयर में था उस समय का फोर्स, और अब जो मीडियम में चला गया है ना, अब जो इस मीडियम में आप चार्ज को रख दिए हैं, यानी कि एक मीडियम जिसका कि रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर दिया हुआ है, तो आप इस आर को एडजस्ट कीजिए है ना। ये आर अब स्मॉल आर ना रह करके आर कैपिटल मान लेते हैं है ना, कुछ चेंज हो गया। इसको इस तरह से क्या कीजिए, बैलेंस कीजिए, ताकि फोर्स का वैल्यू जो पहले इतना था वो बाद में भी उतना ही रहे। तब बताइए इसमें फोर्स का वैल्यू कितना हो जाएगा है ना। फोर्स का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट और एप्सिलॉन आर दोनों लिखना पड़ेगा है ना, क्योंकि रिलेटिव परमिटिविटी को शामिल करना है, यानी कि एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नोट और Q1 Q2 बाई कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक, ये इक्वेशन हो गया दूसरा। अब सुनिए, अब अकॉर्डिंग टू, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। देखिए फोर्स का वैल्यू चेंज नहीं होगा है ना, क्योंकि हम आर को चेंज कर दिए हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों में फोर्स का वैल्यू सेम होना चाहिए, यानी कि इक्वेशन फर्स्ट बराबर इक्वेशन सेकेंड, दैट इज अब लिख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर वाला बात लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 बटा कैपिटल आर स्क्वायर। यही कैपिटल आर आपसे पूछ रहा है ना, तो काटिए और क्या, जल्दी जल्दी समझ में आएगा। यानी इधर से ये मामला निपट गया, इधर से ये सब खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, तो अब बचा क्या आपके पास जी, अब बचा इधर 1/r स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, इधर कितना बच गया, यानी कि 1/एप्सिलॉन आर और कैपिटल आर का स्क्वायर है ना। इतना बात समझ में आ गया, इसको नोट कीजिए और आगे इसको आगे बढ़ाते हैं है ना। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जल्दी से सॉल्यूशन हो जाएगा। अब देखिए आपको कैपिटल आर का वैल्यू चाहिए है ना, तो कैपिटल आर का वैल्यू, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आप ऐसे लिख सकते हो ना, आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या चीज, आर स्क्वायर स्मॉल वाला। अब आपको ये चाहिए तो आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर, इसको इधर भेजोगे तो एप्सिलॉन आर हो जाएगा है ना। अब आर बराबर कितना बोलिए, तो आर बराबर हो जाएगा √r² डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन आर। आर इज इक्वल टू
कैपिटल, इसको ऐसा करते हैं बाहर कर देते हैं तो स्मॉल r डिवाइडेड बाई अंडर रूट एप्सिलॉन r, यही आपका आंसर हो गया है ना, यही आंसर है, नोट कर लीजिए। अब देखिए एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को समझना है ना। इसमें क्या कह रहा है कि टू न्यूट्रल स्फीयर आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर, इसको समझिए। यहाँ पे प्रॉब्लम स्टूडेंट को ये होता है कि वो सोचने लगता है कि टू न्यूट्रल स्फीयर लिखा हुआ है तो वो सोचता है कि हो सकता है एक बड़ा हो या एक छोटा हो, ऐसा बिल्कुल नहीं। जब कुछ नहीं दिया हुआ हो तो दोनों स्फीयर का साइज सेम होगा, दोनों का शेप सेम होगा, दोनों का मटेरियल सेम होगा। यानी कि दो स्फीयर है ना, दो स्फीयर है और उसको रबिंग किया गया है ना। तब क्या कहता है, देखो फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन को। टू न्यूट्रल स्फीयर्स आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर एंड सेपरेटेड बाय 3 सेंटीमीटर, यानी दोनों स्फीयर को रबिंग किया गया, रब्ड किया गया, और उसके बाद क्या होगा, यानी कि रबिंग करने के बाद क्या होगा, चार्ज हो जाएगा। और क्या, आफ्टर रबिंग क्या होगा, चार्ज हो जाएगा। तो चार्ज कितना इक्वल अमाउंट में होता है, मान लेते हैं कि एक पे प्लस क्यू हुआ, जो इलेक्ट्रॉन को लॉस किया होगा, तो दूसरे पे कितना हो गया होगा, माइनस क्यू। अब कहता है कि इसको सेपरेट किया गया, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो है वो 3 सेंटीमीटर है ना। तो 3 सेंटीमीटर दैट इज 3 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर है ना, हाँ 3 सेंटीमीटर, तो इतना दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब क्या कह रहा है कि देन फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड इफ द फोर्स बिटवीन देम इज 0.4 न्यूटन। यानी कि जब इसको रबिंग किया गया, एक पे प्लस एक पे माइनस, आपको बता चुके हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी मेथड ऑफ चार्जिंग में है ना। तो इस पे प्लस आया, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इससे गया इसके अंदर, तभी तो इस पे माइनस आया, लेकिन दोनों में चार्ज का अमाउंट सेम है, नेचर अलग अलग लेकिन चार्ज का अमाउंट सेम। अब कहता है जब इतना पे रख दिए तो फोर्स ये लगने लगा दोनों के बीच 0.4 न्यूटन। तो आपसे कह रहा है ना कि फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, यानी इससे इसमें कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ। तो देखो सॉल्यूशन है ना, हम लोग देखेंगे फोर्स बराबर क्या हो जाएगा है ना, C डैश होता है Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, यही तो फॉर्मूला है। अब देखिए यहाँ पे एक बात और समझना है, कहाँ रखा गया, जब कुछ नहीं बताया गया तो समझ लेना वैक्यूम। अब वैक्यूम जब समझोगे तो F बराबर आप डायरेक्ट लिख सकते हो 9 इंटू 10 टू द पावर 9 है ना, SI यूनिट में। तो फोर्स का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 0.4 न्यूटन को 4/10 लिख दो, इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, और Q1 Q2 दोनों का तो अमाउंट सेम है, तो यहाँ हो जाएगा Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई, और R का वैल्यू कितना दिया हुआ है, R का वैल्यू इतना दिया हुआ है, यानी 3 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर का स्क्वायर, ठीक, R स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ऑन सॉल्विंग आपका जो है यहाँ पे लिखते हैं Q स्क्वायर का वैल्यू जो आ जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर -14 आ जाएगा है ना, 4 इंटू 10 टू द पावर -14। तो अब इसको Q निकालिएगा तो Q का वैल्यू आ जाएगा कितना, 2 इंटू 10 टू द पावर -7। तो Q तो नहीं पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है क्या चीज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो Q बराबर फॉर्मूला क्या होता है, Q बराबर Ne, तो Ne इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर -7। तो N बराबर पूछ रहा है तो 2 गुने 10 पर पावर -7, और E मतलब एलिमेंट्री चार्ज का वैल्यू हो जाता है, ये इधर आएगा तो डिवीजन में 10 पर पावर -19, और सॉल्व कीजिएगा। तो सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 1.25 इंटू 10 पावर 12। अब देखिए एक क्वेश्चन है ना, सेंटर ऑफ मास के कंसेप्ट पे है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, बन जाएगा है ना, ट्राई कीजिए और देखिए सॉल्यूशन। कह रहा है कि 2 पॉइंट चार्जेज Q1 एंड Q2 एट डिस्टेंस R है ना, 2 पॉइंट चार्जेज है Q1 Q2 और वो R डिस्टेंस पे है, और इसके बीच जो फील्ड फोर्स लग रहा है वो F है। यानी कहने का मतलब ये है कि एक चार्ज यहाँ Q1 है और एक चार्ज यहाँ Q2 है, और दोनों के बीच सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस R है, और जो फोर्स लग रहा है वो F लग रहा है।
ठीक, इतना बात क्लियर है। अब कह रहा है नाउ वी हैव रिप्लेस देम बाई टू आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्पेयर हैविंग चार्जेस Q1 एंड Q2। अब कह रहा है कि दो आइडेंटिकल, ये जो चार्ज है पॉइंट चार्ज के फॉर्म में, अब इसको रिप्लेस करके हम दो कंडक्टर ले लेते हैं आइडेंटिकल, मतलब उसका क्या चीज सेम हो, है ना, सेम है ना। और अब इस पर जो है ये सेंटर उसका है, ये सेंटर उसका है, और देखो इस पर अब चार्ज आ गया क्योंकि ये Q1 दिया हुआ है तो प्लस में है, तो अब चार्ज आ गया इस पर Q1 और अब चार्ज आ गया इस पर Q1, रिप्लेस कर दिया गया, है ना। और अभी भी कह रहा है कि ये दोनों के बीच का डिस्टेंस R है। तो पहले फोर्स F लगता था इस केस में, और अब कह रहा है F डैश लग रहा है फोर्स। तो सवाल क्वेश्चन किया है आपसे कि कौन सा ऑप्शन सही है ना। तो देखिए इतना करने के बाद आपको क्या लगता है ना, ये वाला प्लस इधर साइड वाला इधर साइड वाले प्लस को रिपेल करेगा, है ना, ये प्लस और प्लस रिपेल करेगा, है ना। तो प्लस और प्लस रिपेल करेगा तो पोलराइजेशन हो जाएगा चार्ज का। अब जो है ये कंसेप्ट इस तरह से हो जाएगा कि ये भी स्फीयर है, ये भी स्फीयर है, और इस दोनों के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस तो R रहेगा, लेकिन चार्ज जो है रिपल्सन की वजह से पोलराइज होकर के सारे चार्ज इस छोर में आ जाएगा और इधर आ जाएगा, है ना, यानी Q2 इधर और Q1 इधर आ गया। अब ऐसा होगा तो पता है आपका सेंटर शिफ्ट हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो जाएगा, सेंटर नहीं सेंटर ऑफ मास, ड्यू टू दिस COM क्या होगा, शिफ्ट हो जाएगा, शिफ्ट, यानी कि अब ये वाला रहेगा सेंटर, ये वाला सेंटर, और ये दोनों के बीच का डिस्टेंस R डैश हो जाएगा, जो कि R डैश इज ग्रेटर देन R होगा। तो क्या आप बताइए, R डैश इज ग्रेटर देन R, तो पक्का है कि इसमें जो फोर्स आएगा F डैश वो कम जाएगा किससे, पहले वाला फोर्स से, यानी कौन सा ऑप्शन है ऐसा, 3 हो जाएगा। अब कहिएगा कि R बढ़ता है तो फोर्स घटता है क्या, तो बिल्कुल F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना R स्क्वायर का, इसी कंसेप्ट से ये कर दिए, है ना। बात समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट चलिए एक क्वेश्चन और है, ये भी सिंपल है, ट्राई कीजिए इसको, है ना। अब देखिए इसका सॉल्यूशन क्या कह रहा है कि चार्ज Q दिया हुआ है, चार्ज Q इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, these parts are separated by a distance R, जो कि आगे कांस्टेंट है। then find ratio of magnitude of charge, यानी किस तरह से वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया, so that force between them become कि एक Q चार्ज है, इसको 2 पार्ट में बांटिए और R दूरी पे फिक्स कीजिए, है ना, और इस तरह से बांटिए कि दोनों के बीच में जो है मैक्सिमम फोर्स रहे, ध्यान रहे कि R हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए, यही तो बात है ना। चलिए देखते हैं। तो ये Q चार्ज को मान लेते हैं कि एक टुकड़ा Q है तो दूसरा टुकड़ा कैपिटल Q माइनस Q नहीं हो जाएगा, आया समझ में। और ये दोनों के बीच की दूरी तो दे ही दिया है, कितना लेना पड़ेगा, R लेना पड़ेगा, समझे बात को। अरे एक Q है, इसको 2 पार्ट में बांटना है कैपिटल Q को, तो एक को मान लिए कि स्मॉल Q मान लिए, तो दूसरा तो इसमें घटा देंगे तो वही ना बचेगा, और दोनों के बीच जो है R डिस्टेंस कह रहा है। तो बताइए अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ क्या लिखेंगे, फोर्स बराबर C डैश Q1 Q2 माइनस Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। इसको और अच्छा से थोड़ा सॉल्व कीजिए, F बराबर C डैश, ये दोनों मिल जाएगा तो QQ माइनस Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, यही तो है, ये इक्वेशन आया। अब इस इक्वेशन को थोड़ा जज कीजिए तो, है ना, इस इक्वेशन को जज कीजिएगा तो देखिएगा कि हेयर आप C डैश Q और R 3 जो फिजिकल क्वांटिटी है वो हमेशा कांस्टेंट रहना है इसको। तो अगर 3 जो है कांस्टेंट रहेगा तो इसका मतलब ये जो फोर्स है वो डिपेंड कर रहा है इसके ऊपर, स्मॉल Q चार्ज के ऊपर,
है ना। ये डिपेंड कर रहा है इसके ऊपर, और आपसे एफ मैक्सिमम पूछ रहा है ना। तो कभी आप पढ़े होंगे कि एक फंक्शन y है जो x पे डिपेंड करता है और इसका मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो क्या करना पड़ता है, dy बटा dx, है ना। इसका मैक्सिमम चाहिए तो dy बटा dx को हम 0 पुट करते हैं मैक्सिमम मिनिमा के कंसेप्ट से, तो ये आ जाएगा, है ना। तो उसी तरह से, है ना, फोर्स जो है q पे डिपेंड कर रहा है और इसका मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो ऐसे के लिए फॉर एफ मैक्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, df बटा dq को 0 करना पड़ेगा। यही आपका फिजिक्स है, इसको कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। तो इतना नोट कीजिए, इसके बाद आगे हम इसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो इतना तो समझ में आ गया, तो डायरेक्ट इस इधर ही मिटा देते हैं, यानी df बटा dq को आपको 0 करना है। तो देखिए यहाँ पे df बटा dq निकालेंगे, df बटा dq अगर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी कि d c डैश q माइनस q स्क्वायर डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। तो इसका डिफरेंशिएशन, इसको तो 0 ही करना है ना, इसमें जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकालिए तो आ जाएगा c डैश बटा r स्क्वायर। अब इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, है ना जी। तो डिफरेंशिएशन आप करोगे तो कितना आ जाएगा, q माइनस 2q आ जाएगा, है ना। और यहाँ पे यानी q माइनस 2q आ जाएगा, ठीक। तो अब देखिए इसको, अगर इतना हो गया तो आप q माइनस 2q बराबर कितना लिख सकते हैं, 0। इसीलिए q बराबर कितना लिख सकते हैं, 2q, और स्मॉल q का वैल्यू निकालना था, स्मॉल q बराबर आ जाएगा q बाई 2। यही आपका आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिए।